आज यूनियन बजट को लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिली। पार्लियामेंट में विरोधी दलों के सांसदों ने बजट को भेदभावपूर्ण बताकर संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया। फिर संसद के भीतर भी यही मुद्दा उठाया। सबको इस बात की परेशानी है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी गई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि यह बजट देश के विकास के लिए नहीं, मोदी सरकार को बचाने के लिए बनाया गया। विरोधी दलों के शासन वाले राज्यों को तो छोड़िए, आरोप लगा कि बीजेपी शासित राज्यों को भी बजट में कुछ नहीं मिला। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी की स्पीच के दौरान खूब हंगामा हुआ। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, यह बजट दो लोगों ने दो लोगों की खुशी के लिए बनाया, इसमें 140 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट को लेकर बिहार असेंबली में भी आज हंगामा हुआ। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार के बजट में जातिगत जनगणना के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला और नीतीश कुमार तो भी ताली बजा रहे हैं। इस बात पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया, एक महिला विधायक को जिस अंदाज में डांटा, उससे एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बाद में जेडीयू की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई दी गई। ये सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि विपक्षी रणनीति क्या है और क्या वाकई में बजट में दूसरे राज्यों को कुछ नहीं मिला। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इस आरोप का जवाब कैसे दिया। असल में विरोधी दलों ने कल शाम की मीटिंग में जो रणनीति तय की थी, आज पार्लियामेंट में उसी स्ट्रेटेजी पर अमल हुआ। सुबह सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विरोधी दलों के ज्यादातर सांसद हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पार्लियामेंट पहुंचे और नारेबाजी शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों ने इल्जाम लगाया कि बजट में महाराष्ट्र का तो नाम तक नहीं है, वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कहा, बाढ़ से निपटने के लिए कुछ राज्यों को थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन बंगाल को तो वो भी नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली और पंजाब की अनदेखी का इल्जाम लगाया। विरोधी दलों के इस विरोध प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी, राघव चड्ढा, अरविंद सावंत, संजय राउत, एमबी थम्बी दोराई, हनुमान बेनीवाल, डोला सेन जैसे इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और इसके बाद विरोधी दलों के सभी सांसद पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एजेंडे की बात की। राज्यसभा में जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ से बोलने की परमिशन मांगी। धनखड़ ने कहा कि आज बजट पर चर्चा होनी है, तो खड़गे ने कहा वो बजट पर ही बोलेंगे। चेयरमैन ने इजाजत दे दी तो खड़गे ने कहा, इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण ने सिर्फ 2 राज्यों पर फोकस किया है, बाकी सभी राज्यों की अनदेखी की है। न बंगाल को कुछ दिया, न महाराष्ट्र को, पंजाब और दिल्ली को भी कुछ नहीं दिया। खड़गे ने कहा, जहां जहां बीजेपी हारी है उन राज्यों को दरकिनार कर दिया गया। यह देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अगर ऐसा अन्याय हुआ तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। जब जगदीप धनखड़ ने उनसे कहा कि अब वित्त मंत्री को जवाब देने दीजिए, तो खड़गे ने कहा कि माताजी तो बोलने में उस्ताद हैं, पहले मैं अपनी बात कह लूं, फिर वित्त मंत्री को मौका मिलेगा। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला,
ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। सर लेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। Let the honorable finance नहीं, minister. मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो ये उसी तो माता जी लिए नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं ये अपनी तो बात आपकी रख बेटी रहा के हूँ। बराबर हैं। खरगे ने अपनी बात खत्म की। चेयरमैन ने वित्त मंत्री को जवाब देने का मौका दिया, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की आजकल रणनीति ये रहती है कि अपनी बात कह दो और सरकार का जवाब बिल्कुल मत सुनो। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खड़ी हुई तो खरगे ने वॉकआउट का इशारा किया और विपक्ष के सारे सांसद नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर चले गए। हालांकि इससे निर्मला सीतारमण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अच्छा होता विपक्ष के नेता आरोप लगाने के बाद उनका जवाब सुनने की हिम्मत दिखाते। वित्त मंत्री ने कहा कांग्रेस इतने साल शासन कर चुकी है, उसे अच्छी तरह पता है कि बजट स्पीच की लिमिटेशंस होती हैं। सभी राज्यों के नाम लेना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी स्टेट के साथ नाइंसाफी की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कांग्रेस के नेता बताएं कि क्या कांग्रेस के जमाने में हर बजट में सभी राज्यों के नाम लिए जाते थे। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. And they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget, which was presented yesterday, for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. इसके बाद निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि बजट में बंगाल के लिए क्या है। वित्त मंत्री ने कहा बंगाल सरकार पिछले 10 साल से केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं कर रही और यहां बंगाल के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। हालांकि बंगाल के मसले पर राज्यसभा में तो आज तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं बोला, लेकिन लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी ने करीब 55 मिनट की स्पीच में केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। अभिषेक बैनर्जी की स्पीच के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। अभिषेक बैनर्जी ने बजट को 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया। कहा यह सबका साथ सबका विकास वाला नहीं, जो हमारे साथ हम उसके साथ के नारे वाला बजट है। यह बजट सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया है, बाकी किसी के लिए बजट में कुछ नहीं है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा क्योंकि बीजेपी बंगाल में हार गई, इसलिए बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाली गई है। यह बजट संतुष्टिकरण वाला नहीं, 2 लोगों के तुष्टिकरण वाला बजट है। This budget
was planned by two individuals to keep another two in good faith, neglecting the aspiration of 140 crore people. So the gist is, it has been planned by two and executed for two. Here in the Treasury bench needs to know, sir, they betrayed the marginalized communities. They spoke about Sabka Saath, Sabka Vikas, which turned into Jo Hamare Saath, Hum Unke Saath, as admitted by BJP MLA and the leader of opposition in Bengal Assembly, and proved right by the failed finance minister of this failed government. Modi ji ki तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार. BJP had previously promised 2 crore jobs a year. They are nowhere close to meeting the target, and now they are setting unrealistic targets. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा. सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म. सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे. ये बीजेपी है. द बजट has predominantly, like I said, is anti-Bengal and anti-people. Even though the state elected 12 BJP MPs as compared to 3 in Andhra Pradesh, you still have the guts and gall to overlook West Bengal, and you will get a befitting reply again. B for betrayal, U for unemployment, D for deprive, G for ghotala and guarantee, and E for eccentric and T for tragedy. इसके बाद अभिषेक बनर्जी इस मुद्दे पर आए कि बजट में महिलाओं को क्या मिला. उन्होंने कहा बीजेपी महिलाओं के साथ अन्याय करती है, और उन्होंने बीजेपी के सांसद सौमित्र खान की तरफ इशारा करके उनकी वाइफ को लेकर कमेंट कर दिया. सौमित्र खान लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने सौमित्र खान के खिलाफ उनकी वाइफ सुजाता मंडल को मैदान में उतारा था. वो चुनाव हार गई. इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी ने जब सौमित्र खान पर पर्सनल कमेंट किया तो हंगामा हो गया. सौमित्र खान ने आपत्ति जताई, बीजेपी के सांसदों ने भी विरोध किया. स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को रोका तो वो स्पीकर से भी उलझ गए. Sir, D for deprive, like the honorable member has deprived his wife. You please don't mention. Please don't, please. Dada, please. Please go. Please go back. Please. Soumitra Khan ji, please. Soumitra Khan ji. Sir, No. आप हम लोग को बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते. क्यों नहीं? क्यों नहीं? Why discrimination? ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा. सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है. तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए. सर उनको उठ के बोलिए, माफी मांगेगा. देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच. No sir, you have to interview. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज. मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु. आमी हाथ प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए. उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है. नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई. आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते. मैंने उनका नाम निकाल दिया. अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उसी अंदाज में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी बोले. अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि बजट में बंगाल को कुछ नहीं मिला, और समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि बजट में उत्तर प्रदेश की भी अनदेखी हुई. धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर किसानों और नौजवानों से छल करने का इल्जाम लगाया.
जब धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे तो बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने टोका टाकी की। इस पर धर्मेंद्र यादव नाराज हो गए। कहा सतीश गौतम बेईमानी से जीते हैं, उनको बीजेपी में ही कोई भाव नहीं मिलता, इसलिए खामोश रहे। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने चतुराई से काम लिया। वो खुद नहीं बोले, उन्होंने अपनी पार्टी के ज्यादातर सांसदों को बोलने का अवसर दिया। नियम के मुताबिक हर सांसद को 2 मिनट बोलने का मौका मिलता है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, इस लिहाज से समाजवादी पार्टी को 74 मिनट का वक्त मिला। अखिलेश ने अपनी पार्टी के अलग अलग जातियों और अलग अलग इलाके से आने वाले सांसदों को बोलने का अवसर दिया और खुद पार्लियामेंट के बाहर बोले। अखिलेश ने कहा यूपी को डबल इंजन का फायदा नहीं हुआ, बजट में कुछ नहीं मिला। बजट में किसानों को समर्थन मूल्य देने के बजाय सरकार ने समर्थन देने वालों को मूल्य दिया। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता यह है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। विरोधी दलों की ऐसी बातों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने कहा विपक्ष के नेता जनता की सेवा के बजाय अपनी सेवा में लगे हुए हैं। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ये भी भूल गए कि उन्हें जनता ने वोट किस लिए दिया था। पीयूष गोयल ने कहा बजट तो पूरे देश का होता है, ये हर आदमी को पता है, फिर भी विपक्ष जानबूझकर भ्रम में डालने वाली सियासत कर रहा है। कहते हैं कि बजट में कुछ राज्यों के साथ पूरा पैसा नहीं मिला इसलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब ऐसी बात वो कहते हैं। शायद उनको अब बजट पढ़ना भी नहीं आता है या पढ़ने की आदत भी नहीं रही। हर व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझता है कि बजट 140 करोड़ लोगों के लिए, हर प्रदेश का उसमें बजट में प्रावधान किया जाता है। मुझे लगता है कई बार कि जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। वे पब्लिक के सेवक अब नहीं रहे, पब्लिसिटी को ज्यादा महत्व देने लग गए। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा विपक्ष नहीं, सरकार अपना दायित्व भूल गई है। ये बजट सरकार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है और इसमें सिर्फ 2 राज्यों को पैसे देकर देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार किया गया है। प्रमोद तिवारी ने कहा जिन राज्यों के साथ अन्याय हुआ है उनके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में अपना विरोध जताने के लिए भाग नहीं लेंगे। ये पूरी तरह फेडरल स्ट्रक्चर का खिलाफ है, संघीय ढांचे का खिलाफ है।
जो सिद्धांत स्थापित हैं उनके खिलाफ है, जो एक फॉर्मूला बना है उसके खिलाफ है। ये तो भाजपा पार्टी का बजट है, भाजपा सरकार का। उनके सामने और कौन सा रास्ता है? जब आप गैर भाजपा शासित राज्यों को उनका अधिकार नहीं देंगे तो लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना ही उनका कर्तव्य है और वो हम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस दावे को ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया। ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी, दिल्ली आएंगी, 3 दिन यहाँ रहेंगी और इस बात की भी संभावना है कि नीति आयोग की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दर्द दिल्ली और पंजाब को लेकर है, जहां उनकी सरकारें हैं। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल राघव चड्ढा ने कहा, दिल्ली में तो बीजेपी ने लगातार 3 चुनावों से सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके बाद भी वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में दिल्ली का नाम तक नहीं लिया और पंजाब के साथ भी इसी तरह से भेदभाव हुआ। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा, इस बार के बजट के 2 ही लाडले हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। उद्धव की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का जो फॉर्मूला बताया है वो भी एक छलावा है। जो बजट है वो आप सभी जानते हो, लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश, लाडला उड़ीसा। इसमें आंध्र प्रदेश ने भी पैकेज मांगा था, नहीं, उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, वो तो दिया नहीं। 15,000 करोड़ देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मूलभूत प्रश्न है उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। बेरोजगारी पे जो आपने मिठास को पैदा फेंकी है वो मिठास नहीं है, वो खट्टास है, वो फंसाने वाली बात है। जबकि आपने पब्लिक सेक्टर ही पूरे बंद कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद है, एमएसएमई थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप ये रोजगार शब्द जो है ना वो बहुत फंसाने वाली बात है। विपक्षी रवैये पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अफसोस जताया। किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष बजट को लेकर भ्रम फैला रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गरीबों के लिए मकानों का निर्माण और आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाएं किसी एक राज्य के लिए तो है नहीं। इसलिए बजट की इस आधार पर आलोचना करना ठीक नहीं है कि किसी राज्य का नाम लिया, किसी का नहीं लिया। किरेन रिजिजू ने कहा, बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के पास जो सुझाव हो वो जरूर दे, सरकार उन पर विचार करेगी। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। देखिए, ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए। आज बजट पर जितने लोगों ने भाषण दिए उनमें अभिषेक बैनर्जी की स्पीच सबसे अच्छी थी। अभिषेक बैनर्जी तैयारी करके आए थे, उन्होंने डायलॉग भी मारे और उनकी बातों में सब्सटेंस भी था। उन्होंने जो तर्क दिए उनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अखिलेश यादव की पार्टी के एमपीज का फोकस यूपी के जातिगत समीकरण साधने पर था। इसीलिए अखिलेश ने सभी जातियों के सांसदों को बोलने का मौका दिया। ये उनकी स्वाभाविक राजनीति है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच बजट पर कम और सियासत पर ज्यादा थी। वो यही बताते रहे कि जहां बीजेपी हारी उन स्टेट्स को दरकिनार किया गया।
आमतौर पर जब बजट को एनालाइज किया जाता है तो इस बात पर विचार नहीं होता कि वित्त मंत्री ने किस स्टेट का नाम लिया और किसे छोड़ दिया। हालांकि ये बात सही है कि निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस किया, इन दोनों राज्यों को खुश किया। अगर नहीं करती तो यही कांग्रेस वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को भड़काते, उनसे कहते देखो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मोदी ने बजट में तुम्हें कुछ नहीं दिया।